जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं एपी सर आप सभी का एपी सर हैशटैग इंग्लिश में स्वागत करता हूँ। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, आज मैं स्टेनोग्राफ़र का आगे का जो पेपर मुझे नया नेक्स्ट सोल्यूशन करवाना था वो नहीं करा पाया। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर थोड़ा आवाज़ का डिस्टरबेंस है, क्योंकि पड़ोस पास में ही रामायण कथा चल रही है, तो आपको शायद आवाज़ सुन रही हो। हालांकि मैंने कोशिश पूरी की है कि कम से कम आवाज़ आपके पास पहुँचे, डिस्टरबेंस कम हो। हालांकि ये सब चीज़ें धार्मिक हैं जो होनी ही चाहिए और अच्छा भी लगता है, तो होती रहें और ठीक है, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो आज हम लोग ने सोचा कि चलो एक आध वोकैब की सीट आपको बता देते हैं कि कैसे वोकैब याद करें, और अच्छी वोकैब आपको बताऊंगा कि कैसे आप अच्छी वोकैब याद रखें। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे आप आरओ का हो या सीजीएल मेंस का हो या फिर सीडीएस का हो, इनमें अच्छी वोकैब्स ही आती हैं। ज़्यादातर हो सकता है नई वोकैब्स आ जाएँ। जैसे आप जो पेपर आप पढ़ते होंगे, अगर द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया, बेसिकली वोकैब के लिए अगर आप सिर्फ वोकैब तैयार करना है तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी प्रेफर कर सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स भी प्रेफर कर सकते हैं, या फिर द हिंदू अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो सो फॉर सो गुड, द हिंदू बहुत ही अच्छा होता है। अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो उसके लिए आप परेशान ना हो कि हम द हिंदू ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप कोई भी इंग्लिश पेपर पढ़ें, कोई इंग्लिश न्यूज़ पढ़ें या कोई इंग्लिश मैगज़ीन पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, पढ़ें ज़रूर, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ये ना रट लगा के बैठ जाएं कि नहीं मुझे द हिंदू ही पढ़ना है। अगर द हिंदू आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बेसिकली उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो रूम लेकर रह रहे हैं, 250-300 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये महीने तो जाएगा द हिंदू का। तो लोग नहीं यूज करते हैं या नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, अफोर्ड कर भी नहीं पाते। दूसरा, उनको लगता है कि महंगा है, वाकई में महंगा तो है ही है। तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लें या फिर हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लें। मेरे हिसाब से तो टाइम्स ऑफ इंडिया ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप द हिंदू नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो फिर आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें, बहुत ही अच्छा होता है। वहाँ से भी मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया से पहले पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ। द हिंदू भी मिल जाता है, वो भी पढ़ता रहता हूँ। तो आप पढ़ते रहें, कोई भी पेपर पढ़ते रहें, पढ़ें ज़रूर। तो आज वोकैब की सीट हम थोड़ा बताएंगे। थोड़ा ये मेंस के वोकैब्स हैं, अच्छी वोकैब्स हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक ठाक वोकैब्स हैं। आपको तो अगर आती होंगे तो ठीक है, नहीं आती होंगे तो आप ज़रूर इन्हें पढ़ें। और मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को है पूरा देखा करें, कंप्लीट देखा करें। और मैं तो यही आपसे उम्मीद रखूँगा कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते रहें, और दूसरे लोगों से भी करवाते रहें। बताएं चैनल पर ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मेंस के लेवल की वोकैब्स दें, क्योंकि प्री लेवल की तो आप कहीं ना कहीं पढ़ ही रखा होगा, आपने कोई ना कोई हर एक बुक पढ़ रखी होगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीरियसली तो 3-4 महीनों से या 5 महीनों से, तो जाहिर सी बात आपने कुछ बहुत वोकैब्स ज़रूर पढ़ रखी होंगी, और पढ़ना भी पड़ेगा आपको वोकैब्स। वो एक इंटीग्रल पार्ट होता जा रहा है इंग्लिश का, होता जा रहा नहीं बल्कि हो गया है। अगर आपको अच्छी वोकैब्स आ रही हैं तो आप अच्छी इंग्लिश समझ पाएंगे। तो एक कोटेशन के साथ शुरू करते हैं। जैसे पहला कोटेशन मैंने लिख रखा है, आज सारी वोकैब्स मैंने हैंड रिटन दे रखी हैं, और ये हैंड रिटन इसलिए दे रखी है क्योंकि अब ऐसी वोकैब तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो हैंड रिटन वोकैब ही आपको देना होगा। मैं पहले लिखूँगा फिर आपको बताऊँगा। और अगर आप इसको पीडीएफ चाह रहे हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मैं अब इसी कमेंट बॉक्स में लिंक बना दूँगा और उसमें डाल दूँगा। हालांकि उस पर टेलीग्राम चैनल जो मेरा है उस पर सारी पीडीएफ पड़ी है, इसी की पीडीएफ बना के। तो एक कोटेशन है, उस पर सबसे पहले ही लिखा है, ये द हिंदू की कोटेशन है। हाउएवर डिफ़िकल्ट लाइफ में सीम, आपको कितनी भी ज़िंदगी तबाह मतलब कहीं मुश्किल भरी लगे, देर इज़ ऑलवेज समथिंग, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, यू कैन डू एंड सक्सीड एट, आप उसे पार पा सकते हो और सफल हो सकते हो। कितनी की ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएँ, कितनी भी कठिनाइयाँ आई हैं, जितनी कठिनाई होंगी, जितनी मुश्किलें होंगी, उससे जितना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ये तो कहते सभी लोग हैं और होता भी सही है। तो अगर आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, दैट मीन्स आपको कुछ अच्छा करना है और कुछ अच्छा अचीव करना है। तो कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, अगर हम लोगों ने स्टार्ट किया है तो उसे ख़त्म करेंगे। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो बिल्कुल जब तक आपको उसका लक्ष्य ना मिल जाए, आपका लक्ष्य ना मिल जाए, तब तक आप उसे बंद ना करें, ख़त्म ना करें। पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते ही रहें। मतलब मेरा कहना यही है कि आप पढ़ते रहें। आप इसे ना सोचें कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा, ऐसा नहीं है। आप मेहनत करेंगे ज़रूर आप सफल होंगे। तो आप मेहनत करते रहें सही डायरेक्शन में, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।
वोकैब शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड इसमें दे रखा है इम्पॉन्डरेबल। अब सही से मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि वोकैब पढ़ने का और पढ़ाने का बेसिकली नहीं, पढ़ने का सबसे यही तरीका है कि आप वर्ड जो है, जो भी वर्ड है उसको सही से प्रोनाउंसिएट करें। प्रोनाउंसिएशन आपका सही से होना चाहिए। आपका बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन होगा तो बहुत अच्छी वोकैब्स आपके दिमाग में रहेंगी और काफ़ी लंबे समय तक रहेंगी। अच्छा, एक चीज़ और है, बहुत से लोगों को कहते हैं कि सर वोकैब हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। बिल्कुल भूल जाओगे, हर कोई भूल जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ, हर कोई भूल जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ना बंद कर दें। हम पढ़ते रहें, रिविज़न करते रहें और भूलते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। हम पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे तो जिस एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम में जो सामने अगर वर्ड आ जाएगा तो मुझे ज़रूर पता चल जाएगा वो कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, इसका मतलब ये था। क्योंकि ऐसे तो मुझे भी नहीं याद होती, किसी भी टीचर को याद नहीं रहेंगी, किसी भी ट्रेनर को याद नहीं रहेंगी। आप उन्हें पढ़ें, रिवीजन करें, भूल जाएं, कोई दिक्कत नहीं, भूल अगर रहें, क्योंकि भूलना तो हम कहते नहीं इंसान की फितरत है, तब भूलते रहें, उससे चिंता ना करें आप। लेकिन रिवाइज़ करें, एक डेली बेसिस पे ना कर पाएँ तो आप वीकली करें, वीकली ना कर पाएँ तो आप 10 दिनों पे करें, रिवीजन करें। रिवीजन ज़रूर ज़रूरी है आपका। वोकैब को लेकर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आप जब भी जैसे पेपर में या किसी मैगज़ीन में या कहीं भी वो कोई वोकैब पढ़ें तो आप तुरंत डिक्शनरी ना ढूँढें, तुरंत आप उस वर्ड को सर्च ना करें। पहले अपना दिमाग लगाएं और उस सेंटेंस जो जिस भी सेंटेंस में वो वर्ड है उसके आगे पीछे पूरी मीनिंग समझने की कोशिश करें। आपको हो सकता है वो मीनिंग पता भी चल जाए। वो मीनिंग जो आपको पता चलेगी वो दिमाग में ज़्यादा दिन तक रहेगी। तो पहले ही अपना सर्च करने लगें, जैसे वर्ड मिला। आप एक चीज़ और काम कर सकते हैं, जब भी कोई तम पेपर पढ़ें या कुछ भी मैगज़ीन पढ़ें तो जो आपको इम्पोर्टेंट वर्ड लगे, जो आपको बहुत अच्छा लगे कि हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है और सही लग रहा है वर्ड, और ये मैंने पहले पढ़ा नहीं है और ये पॉजिटिव वर्ड है। बेसिकली ज़्यादातर एग्ज़ाम में पॉजिटिव वर्ड ही पूछे जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि नेगेटिव वर्ड्स जो होते हैं वो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो पॉजिटिव वर्ड्स और एडजेक्टिव्स ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप उन पर ज़रूर फोकस करें, उनको नोट करें और उन पर डेली बेसिस पर रिवाइज़ करें, या फिर वीकली रिवाइज़ करें या 10 दिनों पर रिवाइज़ करें। और वोकैब को लेकर एक चीज़ और बताऊंगा कि आप कैसे उनको दिमाग में लंबे समय तक रखें। तो लंबे समय के लिए रखने के लिए आप उस जैसे कोई वर्ड है तो आप उस वर्ड की कहते हैं ना कि इमेज बना लीजिए अपने दिमाग में। इमेज बनाने मतलब कि नहीं आप कोई कार्टून बना लो, ऐसा नहीं है। वो इमेज मतलब कि वो सेंस बना लीजिए, तो आपको ज़्यादा दिनों तक चीज़ें याद रहेंगी। हालांकि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये कहना तो आसान है लेकिन ये करना आसान नहीं है। जैसे मैं पहले क्या करता था, मुझे भी लगता था बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कैसे याद होंगी, कैसे याद होंगी। तो वो डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि जब भी मैं वोकैब, हम या कोई भी वोकैब पढ़ने शुरू करते हैं तो देखते हैं ढेर सारी वोकैब्स हैं, नहीं याद हो पाएंगी। लेकिन आप यकीन मानिए, जिस दिन से आप स्टार्ट करेंगे, आप ये मान के लिए करिए कि मैं स्टार्ट करूँगा, ज़रूर पढ़ूँगा 10 वोकैब, 8 वोकैब, 5 वोकैब, 7 वोकैब डेली पढ़ूँगा। इससे ज़्यादा मत पढ़िएगा। आप ये मत बैठिए कि एक दिन में बैठें और पूरे 400-500 वर्ड पढ़ डालें, ऐसा उससे कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। आप भूल जाएंगे, आपको एक भी वर्ड याद नहीं रहेगा। आप डेली बेसिस पे 2, 4, 10 जो भी वर्ड पढ़ें, 10 पढ़ें मिनिमम, तो आप उसको अगले दिन फिर वो रिवाइज़ करें। ऐसे ही आप पढ़ते रहेंगे, या 10 पढ़ें या 8 पढ़ें, जो आप अपने हिसाब से पढ़ें, पढ़ते ज़रूर रहें। तो जैसे मैं पहला वर्ड शुरू करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँ। इम्पॉन्डरेबल है सबसे पहला, ऐसे प्रोनाउंसिएट सही करिएगा, इम्पॉन्डरेबल। इसे इम्पॉन्डरेबल भी बोलते हैं, आप बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सही से प्रोनाउंसिएशन इसका जो होगा वो इम्पॉन्डरेबल होगा, इम्पॉन्डरेबल। इसका मतलब क्या होता है? इम्पॉन्डरेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही रहस्य हो, गूढ़ हो, अज्ञात हो, समझने में बड़ी मुश्किल हो। जैसे मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है, समथिंग दैट कैन नॉट बी गेस्ड, मतलब एक ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ जिसे गेस नहीं किया जा सकता, और इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट, और या फिर उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली अननोन, क्योंकि वो पूरी तरह से अननोन है, जानकारी में नहीं है। वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इम्पॉन्डरेबल हो जाएगा। वो चीज़ हमारे लिए इम्पॉन्डरेबल हो जाएगी। अब कोई भी चीज़, जो चीज़ हमारे लिए अज्ञात है, हमारे दिमाग में नहीं है, तो वो हमारे परिप्रेक्ष्य में क्या हो जाएगी? इम्पॉन्डरेबल हो जाएगी। उस चीज़ को दिमाग बना लीजिए कि वो चीज़ हमारे परिप्रेक्ष्य में इम्पॉन्डरेबल है, यानी ये चीज़ हमें नहीं पता थी, तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉन्डरेबल थी, नहीं पता थी। सिनोनिम की अगर बात करें तो अब जैसे मैंने लिख रखा है मिस्ट्री। मिस्ट्री आप सबको पता है, बहुत ही लोकल वर्ड है, सभी को पता है। अगर आपको नहीं पता है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं चाटुकोरी नहीं करूँगा, मैं हकीकत बताऊँगा। अगर आपको मिस्ट्री जैसे वर्ड अगर आपको नहीं पता है और आप एसएससी या बैंक की या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे हैं, बहुत ही पीछे हैं। आप अपने आप को आगे लाएँ, क्योंकि आपसे कहीं गुना तेज़, कहीं गुना ज़्यादा पढ़ने वाले लोग बैठे हैं। मिस्ट्री हो जाए, पैराडॉक्स हो जाए,
इनिग्मा हो जाए, आपने सुना होगा इनिग्मा, पहेली। इनकॉम्प्रिहेंसिबल बोलते नहीं, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसे समझा ना जा सके, जो समझने में बड़ा ही मुश्किल हो। कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो चीज़ समझ सकते हो, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो चीज़ ना समझ सको। जैसे फैदमेबल, फैदमेबल जो होती है वो हमारी जो चीज़ समझ हो सकती है। अनफैदमेबल जो चीज़ ना समझ में आए। वैसे ही इम्पेनेट्रेबल यानी पेनेट्रेबल जो भेद जिसका भेद कह सकते हैं, और इम्पेनेट्रेबल जो अभेद हो, जिसको समझ ना सके। एम्बिगुअस आपने सुना होगा वर्ड। इक्विवोकल के नीचे अंडरलाइन करिएगा, ये बड़ा अच्छा वर्ड है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, क्योंकि ये वर्ड दिखता तो पॉजिटिव वे में है लेकिन इसका मीनिंग नेगेटिव है। नेगेटिव इन द सेंस मतलब कि एक ऐसी चीज़ जिसे आप समझना मुश्किल है, गुड़ है आपके लिए, रहस्यमयी है, वो इक्विवोकल है। लेकिन इसका एंटोनिम यानी जो इसका एंटोनिम होगा इक्विवोकल का, वो अनइक्विवोकल होगा। अनइक्विवोकल पॉजिटिव वर्ड बन जाता है, क्यों? क्योंकि वो नोन हो जाती हैं चीज़ें, जानी हुई चीज़ें होती हैं, अच्छी हो जाती हैं, समझदारी चीज़ें होती हैं, वो उस टाइप से। तो इस वर्ड को बेसिकली ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वर्ड अगर दोनों एक साथ आ जाएँ तो लोग इसको अनइक्विवोकल को नेगेटिव मान लेंगे और इक्विवोकल को पॉजिटिव मान लेंगे। जबकि इक्विवोकल जो है वो इन द सेंस नेगेटिव में है कि वो कोई चीज़ गूढ़ रहस्य है, और अनइक्विवोकल पॉजिटिव वे में आ जाएगा। इक्विवोकल का एक और सिनोनिम हो जाएगा अब्स्ट्रूज, यानी कि इम्पॉन्डरेबल का सिनोनिम अब्स्ट्रूज भी हो जाएगा। तो इतने सारे सिनोनिम्स हैं। अब आप देखिए, एक वर्ड अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके कई मीनिंग मैंने आपको बताए हैं। अब उसमें देखिए, अगर आप इनकी सिनोनिम्स ही गिन लीजिए तो 2 4 6 तो हो ही गई। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक एंटोनिम भी देख लेते हैं इसका, जिसे इम्पॉन्डरेबल यानी एक ऐसी चीज़ जिसे समझना मुश्किल हो। तो एक ऐसी चीज़ जो निश्चित हो, सर्टेनिटी हो जाएगी, लाइकलीहुड हो जाएगा, नोन हो जाएगा, अनइक्विवोकल हो जाएगा। अब आते हैं, इसका सबसे बेहतर तरीका है कि एग्जाम्पल। हाँ बिल्कुल, अगर कोई आपको वर्ड नया मिले तो उसे उस पूरे सेंटेंस के साथ नोट करिए। पहले वो वर्ड नोट करिए, उसके सिनोनिम आप गूगल से या फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से, या जो भी डिक्शनरी है आपके पास, मरियम वेबस्टर है जो भी है आपके पास, या भार्गव है जो भी है, आप उससे सर्च करें, उसका सिनोनिम लिखें और उसका एंटोनिम लिखें। और फिर वो जो वर्ड जहाँ जिस टाइम्स ऑफ इंडिया, जिस भी पेपर में या जिस द हिंदू, जिस भी हेडलाइंस में जहाँ पर था, वो पूरा सेंटेंस उठाइए। पूरा सेंटेंस मतलब कि अगर बहुत लंबा है तो नहीं, छोटा सा बना लीजिए, या छोटा ही है तो बहुत अच्छा है, उस सेंटेंस को नोट करके रख लीजिए और जब भी पढ़िए वो दिमाग में रहेगा। अब ऐसा मत आप ये सोचेंगे कि ऐसे ऐसे तो करते बहुत सारे सेंटेंस हो जाएंगे, तो इससे क्या आपको फ़ायदा ही तो होगा। बहुत सारे सेंटेंस होंगे तो उसमें बहुत सारी ग्रामर भी तो होगी, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग भी तो होगी, तो वो सारी चीज़ आपके लिए पॉजिटिव वे में ही है। आप ये मत सोचिए कि बहुत सारा हो जाएगा, बहुत सारा नहीं हो जाएगा। आपके लिए जितना ज़्यादा हो जाएगा, जितना पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर आर टू मैनी, यानी देयर आर टू मैनी। अब देखो मैंने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स रखा है, टू मैनी। अब आपको पता है ना, मैनी जो डिटर्मिनर है अपने बाद जो नाउन लेगा वो प्लूरल लेगा, तो इसलिए एस ई एस मैंने लगा रखा है। देयर आर टू मैनी टू मेक एन एक्यूरेट फोरकास्ट। फोरकास्ट समझते हो ना, भविष्यवाणी बनाना। तो इस टाइप से अब यहाँ पर जो हमने गैप रखा है, इस गैप में आप कोई भी वर्ड फिल कर सकते हैं, कोई भी वर्ड फिल कर सकते हैं। मिस्ट्री का मिस्ट्रीज कर सकते हैं, एनिग्मा का एनिग्मास कर सकते हैं, इस टाइप से। तो अब इम्पॉन्डरेबल अगर आपको रखना है तो इम्पॉन्डरेबल से कर सकते हैं आप, नाउन है ना। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे इम्पॉन्डरेबल वर्ड है, ये हमारा क्या ना कैसा नाउन हो जा रहा है, अब्स्ट्रैक्ट टाइप नाउन हो जा रहा है। अज्ञात चीज़ें आप छू नहीं सकते हैं तो अज्ञात नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें छू भी सकती हैं। तो यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो वर्ड, आप थोड़ा यहाँ पर एक्सेप्शन की बात हो सकती है कि यहाँ पर ये वर्ड एस ई एस लगेगा और नहीं भी लगेगा, मैनी लगेगा और नहीं भी लगेगा, इस चीज़ को समझिएगा। हालांकि मैंने इन जनरल रख दिया, मुझे अब ध्यान आया, उस समय तो ध्यान नहीं था। तो इस सेंटेंस को समझिएगा। वोकैब याद करने का यही तरीका है कि आप उसे एग्जाम्पल के सहित अपने दिमाग में चेरिश करें। चेरिश मतलब कि संजो के रखना, कोई वर्ड मैंने अगर चेरिश करना मतलब कि संजो के रखना, याद करके रखना। आगे बढ़ते हैं, नया वर्ड है सेकंड नंबर के, इसे सही से प्रोनाउंसिएट करिएगा, हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट इसका मतलब क्या होता है? वो हॉलोकॉस्ट का मतलब होता है कि विध्वंस, प्रलय, तबाही। मैंने लिख भी रखा है इस चीज़ को। हॉलोकॉस्ट का मतलब क्या होता है? विध्वंस, तबाही। इसके सिनोनिम की अगर मैं बात करूं तो देख रखा है आपने, डिस्ट्रक्शन। आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि डिस्ट्रक्शन वर्ड होता है। डिवास्टेशन एक अच्छा वर्ड है, आप इसे पढ़ सकते हैं और याद भी रखें। आर्मजन नया वर्ड है, याद आपके लिए हो सकता है नया वर्ड हो, या फिर आपने अगर पढ़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है। आर्मजन, इसे प्रोनाउंसिएट करिएगा सही से, आर्मजन बोलेंगे इसे, आर्मजन।
एनिहिलेशन कई बार आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, आप ज़रूर इसे याद रखें। कैटेक्लिज्म आपने कई बार पढ़ा होगा, इसके लिए भी। डिमोलिशन तो आपने हद से ज़्यादा भी पढ़ा होगा, याद होना चाहिए। और ये मैं चाहता हूँ कि जो आपको वर्ड बता रहा हूँ, डिस्ट्रक्शन हो गया, डिवास्टेशन हो गया, डिमोलिशन हो गया, ये आपको आने ही चाहिए। इनके बगैर तो कुछ होना ही नहीं है। अब इनसे बेहतर ऊपर जाओ, आगे बढ़ो इनसे। कैटेस्ट्रॉफी आपने वर्ड सुना होगा। इमोलेशन तो आत्मदाह करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या बोलते हैं सेल्फ इमोलेट कर लिया उसने, तो इमोलेशन आग के हवाले करना वहाँ भी बोलते हैं। इन्फ्लैग्रेशन भी उसी के हवाले, मतलब ये दूर के सिनोनिम इनके सबके हो सकते हैं। इन्फर्नो भी आग से रिलेटेड ही होता है। एपोकलिप्स आपने वर्ड सुना होगा। डेसिमेशन मतलब ख़त्म कर देना, डेसिमेशन, डेसिमेट कर देना, डेसिमेशन कर देना, पूरा ख़त्म कर देना। तो इस जो हॉलोकास्ट के सिनोनिम है मैंने बता दिया। अब देखो मैं एग्जांपल के रूप में इसको पेश कर रहा हूँ, कैसे? बिकॉज ऑफ इयोनियन रेन। अब देखो इयोनियन आपको नया वर्ड मिल गया एग्जाम्पल में भी। बिकॉज ऑफ इयोनियन रेन देयर वॉज डैश इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब देखो इयोनियन मतलब कि क्या, जो इयोनियन रेन, जो इयोनियन वर्ड है ये मतलब इसका मतलब होता है लगातार। इयोनियन, बिकॉज ऑफ एओनियन रेन मतलब लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बिकॉज ऑफ एओनियन रेन देर वॉज, अब देखो जब लगातार बारिश हो रही है, भयंकर बारिश हो रही है, तो क्या होगा? जाहिर से बदे तबाही होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, डिवास्टेशन होगा, अर्मजान होगा, एनिहिलेशन होगा, कैटेक्लिज्म होगा, डिमोलिशन होगा, कैटेस्ट्रॉफी होगी, इमोलेशन, कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी वर्ड यहाँ पर रख दें और फिट हो जाएगा और आप याद रखेंगे। तो ये भी एक तरीका है। मैं एक वर्ड यहाँ पर नहीं किया हूँ और गैप बना दिया हूँ। इस वर्ड में आप अपने हिसाब से कोई भी वर्ड याद रखें, जैसे हॉलोकास्ट रख दें। बिकॉज ऑफ एओनियन रेन देर वॉज हॉलोकास्ट, विध्वंस थी। कहाँ पे? इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के कई राज्यों में। डिस्ट्रक्शन था, सॉरी डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन हो जाएगा, अर्मजान हो जाएगा, इस टाइप से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड है, 3rd नंबर का वर्ड है, और ये भी अच्छा वर्ड है, याद रखेंगे। ये वर्ड बना है इसे कम्ब्रश, सही से प्रोनाउंसिएट करिएगा। मैंने प्रोनाउंसिएशन भी हिंदी में लिख दिया है पेंसिल से। इसका मतलब होता है कम्ब्रस, और ये सेम बनना है कम्बरसम से। अब आपने कम्बरसम तो ज़रूर पढ़ा होगा। कम्बरसम मतलब कोई ऐसी चीज़ बेढंगी होती है। कम्ब्रश एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, बेढंगा। डिफ़िकल्ट टू हैंडल और मैनेज, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी मुश्किल हो उसको हैंडल करना और मैनेज करना, वो कम्ब्रश हो जाएगी आपके लिए। कोई भी काम हो सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम हो जाए या बहुत ज़्यादा काम हो जाए, उसको हैंडल करना, वो भी तो आपके लिए कम्ब्रश हो जाएगा। कम्बरसम बोलते हो उसे ना, कम्ब्रश। तो ये कम्ब्रश वर्ड आए, जो भी वर्ड मैं बता रहा हूँ ये सारे वर्ड आए हैं मेंस एग्ज़ाम में, अच्छे एग्ज़ाम में। जैसे आरओ का भी, आरओ के एग्ज़ाम में भी आएगा। अब मैं आज आरओ का, एक्चुअल में आज आरओ का पेपर ही सॉल्व कराने वाला था, लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेंस के कारण मैं आप आरओ का नहीं करा पाया। आरओ जो 2020 वाला पेपर हुआ था वो मैं पूरा डिस्कशन कराऊंगा इंग्लिश का, तो वो मैं कल आपको डाल दूंगा वीडियो बना के। उस पर पूरा पेपर आपको बहुत अच्छे तरीके से, और उससे रेलेवेंट जो चीज़ें होंगी, जो रेलेवेंट सेंटेंस होंगे, जो वोकैब्स होंगी, वो भी मैं डिटेल में बताऊँगा। ये गारंटी लूँगा कि इससे बेहतर आपको यूट्यूब पर नहीं मिला होगा। आगे बढ़ते हैं, इस सेंटेंस को देखते हैं जरा। कम्ब्रस बोलेंगे, कम्ब्रस, जैसे कम्ब्रस है ना, कम्ब्रस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट टू यूज और ऑपरेट स्पेशली बिकॉज ऑफ साइज और वेट और डिज़ाइन। अब देखो ये वहाँ पर वर्ड मैंने अंडरलाइन कर रखा है स्पेशली के नीचे, ई एस वाला। अब आपने एक वर्ड सुना होगा स्पेशली, एस पी वाला, और एक होता है ई एस वाला। तो क्या अंतर है? कोई आपने कभी देखा, कभी गौर किया? अंतर बस यही है, ई और एस वाला। ई और एस में, ई और एस वाला जो होता है वो किसी खास एक पॉइंट के लिए होता है। जैसे मैं कहूँ कि आई एम टॉकिंग स्पेशली टू यू, आई एम टॉकिंग स्पेशली टू यू, मतलब कि मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। और स्पेशल मतलब वो किसी के लिए स्पेशल भी हो सकता है, स्पेशल बॉयज़ के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए, इस टाइप से। मतलब अगर इन जनरल किसी एक की बात कर रहे हो, किसी खास पर्टिकुलर की बात कर रहे हो, तो आप उसके लिए ई एस वाला लगाएं, ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि अगर आप एस वाले लगा देंगे तो कोई एरर नहीं है, इनमें एरर कोई नहीं है, लेकिन बेहतर जो ग्रामरियन है, अच्छे जो जिनको नॉलेज है इंग्लिश की, वो बिल्कुल समझ जाएंगे आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा। तो इसका सिनोनिम देख लेते हैं। आपको पता ना, जो चीज़ कमरस हो, बेढंगी हो, अजीब व गरीब हो, तो उसके सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑकवर्ड तो बहुत पुराना कितनी बहुत पुराना वर्ड है। पुराना वर्ड कहने का मतलब है कि बहुत फैमिलियर वर्ड है, हर किसी को पता होना चाहिए, और पता हो भी होगा। ऑकवर्ड होता है। बंगलसम आपने वर्ड सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो ज़रूर याद रखें इससे, बंगलसम। क्लमजी आपने सुना होगा, क्लमजी और ऑकवर्ड ये तो बहुत ही लोकल वर्ड है। कम्बरसम इसका सिनोनिम भी हो सकता है। पॉन्डरेंस आपने वर्ड सुना होगा, सॉरी पॉन्डरेंस नहीं, पॉन्डरस।
पॉन्डरस, पॉन्डरस इस ध्यान दीजिएगा। और अनहैंडी तो इसका सिनोनिम हाई है। अब देखो इसका एग्जांपल कैसे देखते हैं। वंस अ फ्यू एम्प्लॉयज़, मतलब कुछ एम्प्लॉयज़, एक बार क्या हुआ, कुछ एम्प्लॉयज़ क्विट द कंपनी, कंपनी को छोड़ दिए थे। द वर्कलोड, अब देखो क्या हुआ, जो वर्कलोड हुआ वो क्या हो गया, बिकेम, अब देखो यहाँ पर हमने गैप रखा है, बिकेम इस यहाँ पर कुछ क्या कर देंगे, बहुत कुछ रख देंगे। कम्ब्रस हो गया, मंगलसम हो गया, क्लमजी हो गया, कम्ब्रसम हो गया, पॉन्डरस हो गया, अनहैंडी हो गया। वर्क इतना ज़्यादा हो गया कि वो हम लोग हमारे लिए क्या हो गया, बड़ा ही कम्ब्रस हो गया। सिंस रिप्लेसमेंट्स वर नॉट हायर्ड येट, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट जो लोग गए उनकी जगह पर नया हायरिंग नहीं हो पाई, इसलिए जो वर्कलोड था वो बहुत ही कम्ब्रस हो गया, अनहैंडी हो गया, इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया कि उसे हैंडल कर पाना मुश्किल हो गया। उसका रीज़न यही था, क्यों, क्योंकि रिप्लेसमेंट्स जो यानी कि जो लोग गए उनकी जगह पर आए नहीं लोग, उनको हायर नहीं किया गया। अगला बढ़ते हैं, 4th नंबर में क्वेश्चन है रिक्रूडसेंस, सही से प्रोनाउंसिएट करिएगा, रिक्रूडसेंस। रिक्रूडसेंस मतलब कोई चीज़ बार बार होती है, उसे रिक्रूडसेंस से बोलेंगे। अब इसके लिए आपने वर्ड कई सुने होंगे, बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, रिकरेंस सुना होगा आपने, कई सारे वर्ड सुने होंगे आपने, लेकिन ये वर्ड आपकी नज़र में अच्छा होगा और बिल्कुल इसे याद रखिएगा। मेंस लेवल के हैं, बिल्कुल मैं बार बार कह रहा हूँ, रिक्रूडसेंस, इसे पढ़ेंगे रिक्रूडसेंस। स्पेलिंग याद करने के लिए क्या तरीका है होना चाहिए, स्पेलिंग याद करने के लिए सिर्फ आपको एक ही तरीका है। पहला तो आपका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, दूसरा आप उसे लिख लिख के लिखें, आप रफ पे लिखते रहें, उसी वर्ड को 5-6 बार 10 बार लिखते रहें, फिर वो याद हो जाएगा। रिक्रूडसेंस, और कोई तरीका नहीं है। रिक्रूडसेंस आपको तरीका बताने के लिए बहुत से लोग वीडियो बना लेते हैं, लास्ट के 10 दिनों में आप वोकैब पढ़ें। लास्ट के दिनों में आप वोकैब पढ़ पाएंगे, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे आप। वोकैब पढ़ने का मतलब कि आप 5-6 महीने तो उसमें खपत करें। इंग्लिश में कोई भी सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आप लास्ट के 2-3 1-2 महीने में नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ मन का बहलावा है और कुछ नहीं है। आप अगर वो सीरियसली आपको पढ़ाई करनी है तो कम से कम 3-4 महीने तो आपको किसी न किसी एक सब्जेक्ट में खपत करने ही पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब कोई भी, हाँ कोई भी विषय हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, आपको 4-5 महीने तो आपको ख़त्म करने पड़ेंगे उसमें। ऐसे नहीं कि लास्ट के 2 महीने या 15 दिन में आया और मैं स्पेशल सीरीज चला दूँगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ हमारे लिए सही है, आपके लिए भी बस तब सही हो सकता है जब आपने ढेर सारा पढ़ रखा हो, पहले से पहले पूरा पढ़ रखा हो, बस आपको रिवीजन की ज़रूरत है तब। अदरवाइज़ अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है उसे, तो फिर आपके लिए बहुत ही वो खतरनाक हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं रिक्रूडसेंस। रिक्रूडसेंस मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो बार बार होती हो, बार बार। और रिटर्न ऑफ समथिंग मतलब एक ऐसी चीज़ जो बार बार वापस आए। आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी मतलब कुछ दिनों के बाद, जैसे कुछ दिन शांत रही फिर वापस हुई, कुछ दिन शांत रही फिर वापस हुई, कुछ दिन शांत रही फिर ऐसे हुई, तो बार बार होना उस टाइप का। अबैटमेंट सिनोनिम में इसकी बात करेंगे तो रिकरेंस, आपने वर्ड सुना होगा, रिकरेंस जो बार बार दोहराती रहती हैं चीज़ें। रिसर्जेंस बार बार होना। रिससिटेशन बड़ा अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा गया है रिससिटेशन। रिजोइंडर होता है, रेस्टिट्यूशन होता है, रिजुवेनेशन होता है, रिन्यूअल होता है। रिन्यूअल आपने बताते हैं लाइसेंस का रिन्यूअल किया जाता है। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, वी हैव बोर्न द, अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है बोर्न के नीचे और अंडरलाइन किया है बोर्न के नीचे, सॉरी मैं बड़ा पढ़ा गया लेकिन स्लाइड, हाँ अब देखिएगा एक बार फिर से ज़रा। रिक्रूडसेंस मैंने पढ़ा है ना, रिक्रूडसेंस के बारे में। और रिटर्न ऑफ समथिंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी और अबैटमेंट मतलब जो चीज़ कोई भी चीज़ जो बार बार होती है उसे बोलते हैं रिक्रूडसेंस। रिकरेंस हो जाएगा, रिसर्जेंस हो जाएगा आपका, रिससिटेशन हो जाएगा, रिजॉइंडर हो जाएगा, रेस्टिट्यूशन हो जाएगा, रिजुवनेशन हो जाएगा, रिन्यूअल हो जाएगा। आप लाइसेंस का रिन्यूअल कराते हैं वो चीज़ रिन्यूअल हो जाएगी। एग्जाम्पल के ऊपर देखते हैं, वी हैव बोर्न, अब देखो यहाँ पर बोर्न जो वर्ड आया है BORNE वाला, ये थर्ड फॉर्म है